जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। आज हमारी इंडिया जीके की क्लास नंबर 35 है, जो आपको डेली सुबह 11 बजे इंडिया जीके की क्लास देखने को मिलती है। तो 15 नंबर की आपकी इंडिया जीके पूछी जाएगी हरियाणा ग्रुप डी में भी और हरियाणा पुलिस के अंदर भी। तो डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। डेली सुबह 11 बजे इंडिया जीके की साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, और डेली मॉक टेस्ट मिलता है आपको रात को 9 बजे भाई, लाइव मॉक टेस्ट हरियाणा ग्रुप डी के लिए। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप 230 रुपीज में विद हरियाणा करंट अफेयर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास में स्थित है। धौली गंगा नदी के पास में है नंदा देवी भाई। नंदा देवी जो पर्वत है वो कहाँ पर है, चमोली। चमोली कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है, धौली गंगा के पास में स्थित है। और ये जो धौली गंगा है, ये जो ऋषि गंगा जो घाटी है और जो गौरी गंगा घाटी है, ऋषि गंगा और गौरी घाट, ऋषि गंगा घाटी और गौरी गंगा घाटी, गौरी गंगा घाटी, ठीक है, इन घाटियों के बीच में ये स्थित है भाई। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूं कामेट पर्वत, जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कामेट, जिसकी ऊंचाई लगभग 7,756 मीटर है। 7,756 भाई। हाथी पर्वत भाई, हाथी पर्वत एलिफेंटा जो पीक उत्तराखंड का चमोली जिला जो बद्रीनाथ है वहां पर यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच निम्न में से कौन सा पर्वत है। भारत और नेपाल के बीच में है कंचनजंगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, भारत और नेपाल की सीमा के ऊपर स्थित है। बात करूं मैं मेरे दोस्तों मकालू पर्वत, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, मानसलू, मानसलू पर्वत को हम कुटांग भी बोलते हैं, कुटांग पर्वत। ठीक है, नेपाल के गोरखा जिले के अंदर स्थित है मानसलू। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है। ग्रह बृहस्पति, मंगल, प्लूटो, शनि। शनि को नहीं माना जाता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी प्लूटो को, क्योंकि 2006 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है उसकी एक बैठक हुई जिसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। अभी प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। बृहस्पति मेरे दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह में जो तारे हैं और जो ग्रह हैं दोनों के गुण पाए जाते हैं, तारे के गुण भी और ग्रह के गुण भी। शनि को किसका कहा जाता है, गैसों का गोला भाई। ये पूछा जाता है कि कौन से ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है, वो शनि ग्रह को कहा जाता है। और मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं। ऊंचाई, ज्वार, सूर्य या चंद्रमा। देखिए, पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है, और इसी के कारण मौसम में परिवर्तन होने का सबसे मुख्य कारण है भाई। ठीक है, और इस अक्षीय झुकाव के कारण 23.5 डिग्री पृथ्वी के झुके होने के कारण जो सूर्य है वो पूरे वर्ष में, ठीक है, अलग अलग एंगल के ऊपर, अलग अलग जो अक्षांश है उनके ऊपर चमकता रहता है। तो सूर्य के कारण लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के अलग अलग अक्ष का झुका होना, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी के जो विभिन्न अक्षांश हैं उसके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश है वो मौसम के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है भाई। ठीक है, और ज्वार भाटा तो हम किसको बोलते हैं, चंद्रमा और सूर्य की जो अट्रैक्शन जो पावर है उनके कारण जो समुद्र जल है उसका उठना और गिरना, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद, व्यास, सतलुज, सिंधु या रावी। सिंधु नदी नहीं है भाई। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां, एक आपकी झेलम हो गई, एक व्यास हो गई, ठीक है, एक रावी हो गई और एक चिनाब हो गई। ठीक है, ये 5 नदियां सिंधु नदी की
सहायक नदियां हैं। तो सिंधु, इन्हीं 5 नदियों को पंच नदी के नाम से जाना जाता है। व्यास, सतलुज, रावी, झेलम, चिनाब, इनको पंच नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। और ये सभी पांचों नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान का जो मिथन कोट है वहां पर सिंधु से मिल जाती है। ये पांचों जो नदियां हैं पाकिस्तान में जाकर के मिथन कोट में सिंधु नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। व्यास, सतलुज, रावी, झेलम और चिनाब भाई। वहीं पे मैं बात करूं, जो व्यास नदी है ये रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास जो राक्षस ताल है वहां से निकलती है। मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है सतलुज नदी भाई। नेक्स्ट भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र कहां पर स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो क्षेत्र है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है भाई। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों की सहायक नदियों से मिलकर के बना है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में स्थित है सबसे बड़ा डेल्टा भाई, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा भाई। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी। और जल ग्रहण की यानी कि जल को ग्रहण करने की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो नदी बेसन है वो गंगा नदी बेसन है। नेक्स्ट, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कहां से उद्गम होता है दामोदर नदी का? झारखंड में छोटा नागपुर से, झारखंड में छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है, छोटा नागपुर पठार से। और छोटा नागपुर पठार से निकलकर दामोदर नदी जो है हुगली नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। तो हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी भाई। ठीक है, और दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, जैविक मरुस्थल भाई, क्योंकि इसके अंदर जो प्रदूषक हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। जैविक मरुस्थल के रूप में इसको जाना जाता है। दामोदर नदी बेसिन के अंदर कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कोयले के भंडार भी पाए जाते हैं। और ये जो नदी झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल के अंदर बाढ़ का कारण बनती है। निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? हैवलॉक ब्रिज बनाया गया था गोदावरी नदी के ऊपर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले जो हैवलॉक पुल था इसका नाम हुआ करता था ओल्ड गोदावरी ब्रिज भाई। और जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ में मिलकर के आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी किसके साथ में मिलकर के? कृष्णा नदी के साथ में मिलकर के। कहां पर डेल्टा बनाती है? भारत का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश के अंदर भी, कृष्णा नदी के साथ में मिलकर के। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, वो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका। महानदी के ऊपर एक बांध बना है मेरे दोस्तों, हीराकुंड बांध भाई, हीराकुंड बांध। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी के ऊपर बना है? महानदी के ऊपर बना है। और एक और बांध है मेरे दोस्तों टिक्करपारा बांध, टिक्करपारा बांध भी कहां पर बना है? महानदी के ऊपर बना है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक के अंदर है। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कहां पर है? कावेरी नदी कर्नाटक के अंदर, कावेरी नदी के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? नहीं है। सबसे पहले कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर। कोयना हो गई, घाट प्रभा हो गई, पंचगंगा हो गई, और मैं बोलूं इसके अंदर माल प्रभा हो गई, मूसी नदी हो गई। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी नदी भी, जो मूसी नदी के ऊपर हैदराबाद शहर बसा है तो वो भी कृष्णा नदी की है, लेकिन वीना जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। वीना जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिए भाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में जो सिंधु नदी तंत्र है
उसको उत्तर से दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसके में देखिए सिंधु, सिंधु के बाद में चिनाब, चिनाब के बाद में रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद में सतलुज, सतलुज सबसे दक्षिण में मेरे दोस्तों। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पर स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा फार्म की जो विशालतम पेटी है तमिलनाडु के अंदर स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस साइट पर कोयले की खदानें नहीं है? कोयले की खदानें सोनीपत, नेवेली, कोरबा या सिंगरेनी भाई। सोनीपत तो कहाँ पर है मेरे दोस्तों? हरियाणा के अंदर है। यहाँ पे तो कोई कोयले की खान है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोरबा की अगर मैं बात करूं भाई, कोयला क्षेत्र है, बहुत बड़ी खान है छत्तीसगढ़ के अंदर। कोरबा, कोरबा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। और भी छत्तीसगढ़ के अंदर खान पाई जाती है, सोनहट पाई जाती है, झिलमिल खान पाई जाती है। वहीं पे मैं बात करूं मेरे दोस्तों सिंगरेनी या सिंगरौली, ये कहाँ पर है? सिंगरेनी या सिंगरौली मध्य प्रदेश, सॉरी तेलंगाना के अंदर है सिंगरेनी। सिंगरेनी है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना। और एक है आपका सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली की खान है सिंगरौली। एक आपकी उमरिया, उमरिया, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है भाई, मध्य प्रदेश के अंदर। और नेवेली कहाँ पर मेरे दोस्तों? जहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ऐसे लिखना था। ठीक है, हिंदी में लिखना था, तमिलनाडु के अंदर है, याद कर लेना, नेवेली। नेक्स्ट, अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र किसकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है भाई? बॉक्साइट की उपस्थिति के लिए। ऑप्शन नंबर बी। और बॉक्साइट जो है किसका हिस्सा है? एल्यूमिनियम का। अगर आपसे पूछा जाए बॉक्साइट जो है किसका हिस्सा है? एल्यूमिनियम का हिस्सा है भाई। बॉक्साइट का निर्माण एल्यूमिनियम चट्टान के टूटने से हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट है उत्पादन कौन से राज्य करता है? उड़ीसा। सबसे ज्यादा उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। ठीक है, अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ी, बिलासपुर, कटनी का जो पठारी क्षेत्र है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नेवेली में है, जो कहाँ पर स्थित है? नेवेली मैंने आपको बताया था अभी, तमिलनाडु के अंदर स्थित है भाई। लिग्नाइट कोयले के भंडार उत्पादन में तमिलनाडु का पहला स्थान है भाई। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयले को और क्या कहा जाता है? जो लिग्नाइट कोयला है उसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। कौन से कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले का प्रयोग जो बिजली संयंत्र है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, बिजली उत्पादन के लिए रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लिग्नाइट कोयले के अंदर कार्बन की जो मात्रा है वो 40% से 50% पाई जाती है। 40% से 50% इसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है लिग्नाइट कोयले के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? मक्का और मटर, जौ और चना, धान और कपास, गेहूं और ज्वार। तो रबी की फसलें इसमें जौ और चना भाई। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। खरीफ की फसल जो मानसून वर्षाकार की फसल बोलते हैं, रबी की फसल शीतकाल की फसल है, जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु की फसल है। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और मेरे दोस्तों मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मसूर, अलसी, राई, मटर, सरसों, ठीक है, आलू, ये सब रबी की फसलों के अंदर है। तो इनमें से कौन सी रबी की फसलें हैं? तो मैं बात करूंगा जौ और चना भाई। ठीक है, खरीफ की फसलें आपकी धान, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास। ठीक है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन जो है पूरे विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत का इसके अंदर दूसरा स्थान आता है भाई। ठीक है, भारत में कुल जो कृषि योग्य भूमि है उसमें सबसे अधिक क्षेत्र पर धान यानी कि चावल की खेती की जाती है। ठीक है, और पहले स्थान पर भारत किस में आता है? कपास के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में, जूट या जिसको आप पटसन बोलते हैं, जूट या पटसन के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन आता है? भारत आता है विश्व के अंदर भाई। ठीक है, और भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, 1960 के अंत में। ठीक है, और इस क्रांति के दौरान सबसे अधिक उत्पादन वाली फसल थी गेहूं और चावल भाई। गेहूं और चावल। डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत के अंदर माना जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। तो गेहूं और चावल जो है प्रमुख फसल थी भाई 1960 की हरित क्रांति के दौरान।
बैंगनी क्रांति यानी कि पर्पल जो रेवोल्यूशन है उसको केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किसकी खेती से संबंधित है भाई? गेंदे का फूल, कश्मीरी गुलाब, लेवेंडर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेवेंडर की खेती से संबंधित है भाई। ठीक है, लेवेंडर तेल है, एक ऑयल है, इत्र जो आप परफ्यूम वगैरह वगैरह लगाते हैं, अगरबत्ती बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अगरबत्ती के लिए। नेक्स्ट, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को क्या कहा जाता है? मल्च बनाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो खरपतवार है उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए और जो खाली जमीन का जो कटाव है उसको रोकने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्चिंग बोलते हैं, मल्चिंग। ठीक है, चट्टान बांध भाई, ये खेतों के अंदर जल का जो प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए या जल के प्रवाह को कम करने के लिए। रक्षक मेखला भाई, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो पेड़ लगाए जाते हैं पंक्ति के अंदर, ठीक है, एक लाइन के अंदर। तो समुच्चय जो रोधिकाएं हैं इनका निर्माण जो ढाल वाले जो क्षेत्र हैं, जहां पर जो ढाल वाले क्षेत्र है जहां पर खेती की जाती है, जैसे पत्थर, घास, मिट्टी, जो ढाल वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, तो इसका जो निर्माण है ढाल वाले कृषि क्षेत्रों पर पत्थर, घास, मिट्टी इनकी मदद से किया जाता है, ताकि जो वाटर है, ताकि जो जल है वो ज्यादा बह के नीचे ना आए, ताकि वो जमीन में थोड़ी देर तक टिक सके फसल के अंदर भी। लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? लावा पठार में काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली जो लावा उसके ठंडा होने के बाद में बेसाल्टिक लावा से हुआ है भाई। ठीक है, किससे हुआ है? बेसाल्टिक लावा से हुआ है। और यहीं पे मैं बात करूं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण तो किससे हुआ है? नदियों के निक्षेपण से भाई, नदियों के निक्षेपण से, यानी कि नदियों के द्वारा जो कीचड़, बालू, कोप वो बहाकर लेकर आ जाते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। वहीं पे मैं बात करूं लाल मिट्टी भाई, जिसको आप रवेदार मिट्टी भी बोलते हैं, इनका चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है। ठीक है, टूटने फूटने से बनी है। और जो फेरस ऑक्साइड है उसकी प्रेजेंस के कारण इसके अंदर क्या होता है? Fe2O3 फेरस ऑक्साइड होता है लाल मिट्टी के अंदर। इसकी उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग जो है लाल रंग होता है भाई। फेरस ऑक्साइड के कारण इसका जो है लाल रंग होता है। लेटेराइट मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों के अंदर होता है जहां पर हाई टेम्परेचर और ज्यादा वर्षा होती है। लाल भूरे रंग की ये मिट्टी होती है, लाल भूरे रंग की लेटेराइट मिट्टी, जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, जहां पर टेम्परेचर हाई होता है। नेक्स्ट, भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा भूमि उद्धार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भूमि संसाधन संरक्षण के लिए आप क्या क्या करते हो? वृक्षारोपण करते हो, वृक्ष लगाते हो, बांध बनाते हो, वनों की रक्षा करते हो, भूमि उद्धार करते हो, बाढ़ नियंत्रण करते हो, ठीक है, सीढ़ीदार खेती करते हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कंटीली झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? जो कंटीली झाड़ियां हैं वो शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे बबूल हो गया, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, खजूर हो गया, ये सब इसके अंदर शामिल है। ठीक है, रेगिस्तान के अंदर ये पाई जाती है। ये ज्यादातर जो वृक्ष हैं, कंटीली झाड़ियां राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? शंकुधारी पेड़ पहली बात तो पर्वतों के ऊपर पाए जाते हैं। पर्वत कहाँ पर मेरे दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन में अगर मैं बात करूं, देवदार हो गया, चीड़ का वृक्ष हो गया, ठीक है, चीड़ हो गया, और मैं आपको बोल सकता हूँ सप्रूस, सप्रूस के पेड़ हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं? शंकुधारी भाई। बिहार के अंदर कैसे पाए जाते हैं? पर्णपाती, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, दोनों प्रकार के। उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन, नम पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट रहेगा भाई। शंकुधारी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के संदर्भ में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किससे उत्पन्न होते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दोनों गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में महासागरों के उत्पन्न से जो चक्रवात बनते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कर्क और मकर रेखाओं के बीच में महासागरों में
उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो वायु है, जो एयर है, उसकी जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है, ठीक है। भारत में अधिकांश उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से ही उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है मासिनराम भाई। मासिनराम कहाँ पर है? मेघालय के अंदर स्थित है भाई, मेघालय। विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है मेघालय। पूर्वी जो खासी हिल है वहां पर जिले के अंदर स्थित है, खासी हिल के अंदर स्थित है मासिनराम। यहाँ पर भारत की सबसे अधिक औसत वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है भाई भारत के अंदर? लेह लद्दाख के अंदर भाई। सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ पर होती है? लेह लद्दाख के अंदर होती है। नेक्स्ट, अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होती है? अल नीनो जो धारा है वो प्रशांत महासागर के अंदर भाई, प्रशांत महासागर के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में ठंडे मौसम यानी कि शीत ऋतु के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती हैं? स्थायी पछुआ पवनें, स्थायी पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी भाई, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ठीक है। जो पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं उनका जो वेग है वो गर्मी की अपेक्षा शीतकाल में यानी कि सर्दियों में ज्यादा होता है। नेक्स्ट, कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है भाई। कौन से अक्षांश पर स्थित है? 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भाई, ठीक है। और ये जो द्वीप समूह है भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी भाई, ठीक है। जो पोर्ट ब्लेयर है श्री विजयपुरम नाम कर दिया गया, तो इस द्वीप समूह की राजधानी है भाई श्री विजयपुरम। और इसकी जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुरम वो दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर स्थित है भाई, ठीक है। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की कवारती है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सी पहाड़ी जो मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जयंती, खासी, गारो मेघालय के पठार का हिस्सा है। जयंती होगी, खासी होगी, गारो होगी, ये मेघालय के पठार का हिस्सा है, लेकिन हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? नीलगिरी की पहाड़ियां भी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नोकरेक चोटी मेघालय में जो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अगर आपसे पूछा जाए मेघालय में गारो पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक चोटी। नीलगिरी जो है वो भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है? दक्कन पठार, सेंट्रल हाईलैंड, उत्तरी मैदान या उत्तर पूर्वी पठार? उत्तरी मैदान भाई, भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ क्षेत्र उत्तरी मैदान, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहा जाता है? पठारों का पठार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से पठार को पठारों का पठार कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है, ठीक है। पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन पठार, इनसे मिलकर के ये बना है भाई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ये आपका वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है, झारखंड से होकर गुजरता है और उड़ीसा से होकर गुजरता है। वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। ये जो जलमार्ग है कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 96 सवर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है। सवर्ण रेखा। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 96 की कुल लंबाई है 314 किलोमीटर। एक आपसे पूछा जाता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 हल्दिया से इलाहाबाद,
हल्दिया से इलाहाबाद। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 भाई, हल्दिया से इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर इसका श्रवण रेखा ओडिशा आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम किस महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है? प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है, 9289 किलोमीटर है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? जून से सितंबर में भारत में भाई मानसून और वर्षा ऋतु रहती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत का जो मानसून है उसकी उत्पत्ति से संबंधित 4 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से 4 सिद्धांत हैं? एक तो है तापीय सिद्धांत, 4 सिद्धांत हैं। एक तापीय सिद्धांत है, एक विषुवतीय जो पछुआ पवन है, विषुवतीय पछुआ पवने, और एक मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों जेट स्ट्रीम सिद्धांत, और एक है अल नीनो सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत जो हैं भारतीय मौसम की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए भाई। और शरद ऋतु को भारत में पतझड़ के नाम से भी जाना जाता है। पतझड़ कौन सी ऋतु को जाना जाता है? शरद ऋतु को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं? वो है मेरे दोस्तों अवसादी सेल। अवसादी चट्टानों पर पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के विषाणु जीवाश्म पाए जाते हैं भाई, अवसादी सेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये इन चट्टानों के अंदर जो खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, कोयले के भंडार ज्यादा संभावना होती है यहाँ पे पाए जाने की। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? नवीन वलित पर्वत अल्पेशियन, आल्प्स, अरावली या यूराल? तो राइट ऑप्शन है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कोई विवर्तनिक प्लेट पर 2 तरफ से प्रेशर पड़ता है, कौन सी प्लेट पर? विवर्तनिक प्लेट होती है पृथ्वी के अंदर, जो विवर्तनिक प्लेट है उस पे दोनों तरफ से जब प्रेशर पड़ता है तो ये वलित पर्वत ऊपर उठ जाता है, और जिसे वलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। तो आल्प्स पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है, ये सब किसके हैं? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? मृत्तिका, सेल, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट? तो इसमें से ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट एक अवसादी चट्टान नहीं है। कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान भाई। और आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से जो मैग्मा और लावा निकलता है उससे होता है। मैग्मा और लावा के निकलने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण कौन से चट्टानों से हुआ है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है आग्नेय और रूपांतरित चट्टान भाई, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें भाई। पवनों का देश कौन से देश को कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को भाई। ठीक है, डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी देश है चीन। पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे जो अग्रणी देश है वो कौन सा है? चीन देश है। और अधिक, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत का सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का है तमिलनाडु राज्य भाई। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी भाई। ठीक है, शुक्र ग्रह का। ग्रह क्या होते हैं? एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सौरमंडल के अंदर एक निश्चित कक्षा के अंदर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और हमारे सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह हैं भाई, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर आपसे पूछा जाए आंतरिक ग्रह कौन से हैं? पहले 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पहले 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह। सौरमंडल के बाह्य ग्रह भाई बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
ठीक है। और बुध और शुक्र ग्रह सौरमंडल के ऐसे ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ग्रह का कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है, तो पृथ्वी के दो ग्रह हैं बुध और शुक्र, जिनका कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। और जो शनि ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह भाई, सबसे अधिक उपग्रह सौरमंडल के कौन से ग्रह के हैं, वो शनि ग्रह के हैं भाई। गैसों का गोला भी किस ग्रह को कहा जाता है, शनि ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है, सबसे तेज भाई। सूर्य से दूरी के क्रम में सौरमंडल का 8वां ग्रह नेपच्यून, जिसको आप वरुण बोलते हो, नेपच्यून को क्या बोलते हैं, वरुण बोलते हो। सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है, 8वें, यानी कि सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे पड़ता है ये नेपच्यून ग्रह भाई, ठीक है। और इसके 14 अब तक उपग्रह ज्ञात किए जा चुके हैं। कितने, 14 उपग्रह। और सबसे नेपच्यून का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, ट्राइटन, ट्राइटन, ठीक है, ट्राइटन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या बोलते हैं। चंद्रमा किसी उपग्रह की परिक्रमण कक्षा में जो स्थित बिंदु होता है, जिस पर पृथ्वी या चंद्रमा उपग्रह के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है, उसको हम उपभू बिंदु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है। भारत का मानक मेरिडियन, या जिसको आप क्या बोलते हैं, अब की बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, मानक यामयोत्तर भाई, मानक यामयोत्तर, मानक यामयोत्तर या मानक मेरिडियन। तो मेरे दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जो कहाँ से गुजरता है ये भारत का मानक यामयोत्तर समय, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और भारतीय मानक जो समय है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से भाई। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है भाई, 5 राज्यों से होकर करके, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा। और कौन से देशांतर पर स्थित है ये, 0 डिग्री देशांतर पर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ऐसे आया था ये क्वेश्चन। तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा एक कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। और कितने डिग्री पर स्थित है ये, 0 डिग्री देशांतर के ऊपर स्थित है, पृथ्वी के ऊपर 0 डिग्री देशांतर के ऊपर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दोगे भाई। नेक्स्ट बताइए, विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भी भूमि सीमा नहीं है, ठीक है। सारगैसो सागर, पिकोरा सागर, अमुंडसेन सागर या इरोई सागर भाई। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है भाई। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और बाकी क्लासेज को भी टाइम से ज्वाइन करते रहिएगा। डेली सुबह 7 बजे आपको क्लास मिलती है हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट मिलता है रात को 9 बजे भाई। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचते हैं। 230 रुपीज में हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।